पॉलिटिकल साइंस पेपर, जो आपको पता है कि आज पोल साइंस का पेपर था, पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th का। सो उसके क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप अपना आपने क्या लिखा है अपने पेपर में उसको चेक कर सकते हो। ये है हमारे पास क्वेश्चंस, कुछ इंस्ट्रक्शन है कि 13 क्वेश्चन है इसके अंदर, और सारे कंपलसरी है, आपको छोड़ना नहीं है कोई भी। 3 पार्ट में सेक्शन में है, ए बी एंड सी। सेक्शन ए में 8 क्वेश्चंस है जो कि 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन बी में 3 क्वेश्चंस हैं जो 4 मार्क्स के हैं। और फिर हमारे पास सी हैज़ 6 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है। सो हम हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आप इसको चेक कर सकते हैं आपका आंसर इसके साथ। सो वाई वाज क्वेश्चन सेक्शन ए है ये, कि वाई वाज द जजमेंट इन शाह बानो केस चैलेंज्ड। देखो क्यों शाह बानो केस, आपको पता है कि 60s में एक गुजरात में एक मुस्लिम लेडी थी, उसने एक केस किया था, एक सूट फाइल किया था कोर्ट में, जिसमें कि वो अपने डाइवोर्स हस्बैंड से कॉम्पनसेशन डिमांड कर रही थी। ठीक है। और उसको लेकिन कोर्ट ने उसके फेवर में ये कर दिया था कि हाँ, उसके हस्बैंड को उसे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, एनिमली मिलना चाहिए। तो उसमें इसमें है कि इसलिए इसको चैलेंज किया गया था क्योंकि ये एक तरह से पर्सनल लॉ जो होता है मुस्लिम का, उसके अगेंस्ट था। कोई भी इस तरह केसेस जो है पर्सनल लॉ में जाता है, पर्सनल लॉ डील करता है, तो मुस्लिमों का अपना पर्सनल लॉ है, उसके हिसाब से डील होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने पर्सनल लॉ के खिलाफ इसका जजमेंट दे दिया गया था इसकी वजह से। और दूसरी बात है कि जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे वो उसको अपोज कर रहे थे, तो दैट इज़ द रीजन वाई इट वाज चैलेंज। नेम द 4 मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, स्पेन, स्वीडन, पोलैंड, इटली, और भी आप बहुत सारे मेंबर उसको लिख सकते हो। नेक्स्ट है हाईलाइट द 2 एक्सेसेस, एक्सेस मतलब मिसयूज, मेड बाई गवर्नमेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के समय में गवर्नमेंट ने क्या क्या मिसयूज़ किया था, आपको पता है कि उन्होंने फोर्स स्टरलाइजेशन किया था एक तो, और दूसरा है कि बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी गई थी, बहुत सारे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, और राइट टू फ्रीडम जो होता है उसको भी उन्होंने कटेल किया था। इवन न्यूज़पेपर को सेंसरशिप लगा दिया था। ये सारे कुछ पॉइंट है जो कि आप मेंशन कर सकते हो इस क्वेश्चन में। स्टेट एनी 2 रीजन फॉर इम्पोजिंग इमरजेंसी बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1975। एक तो इलाहाबाद कोर्ट का वर्डिक्ट था कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट के पावर को मिसयूज़ किया है, और ये प्रूव भी हो गया था, तो इंदिरा गांधी को रिजाइन करना पड़ता। उसकी वजह से उन्होंने सोचा कि हम इमरजेंसी लागू करके इम्पोज करके आई कैन कंटिन्यू रूलिंग। और दूसरा तो ऑपोजिशन पार्टी लेड बाय जेपी जो है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया था इंडिया में। तो आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट को, 2 पॉइंट को मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट है साउथ स्टेट एनी 2 चैलेंजेस फेस बाय ब्रिक। ये एक सिलेबस में क्वेश्चन जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है सीबीएसई से, उसमें है नहीं, बट फिर भी इसका आंसर जो है लार्ज रीजनल डिस्पैरिटीज़ है यहाँ पे जो ब्रिक के मेंबर है उसके अंदर। और दूसरा है कि ग्रोइंग इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, चाइना और इंडिया के बीच में जो टेंशन है। सो ऑल दीज आर कमिंग ऑन द वे ऑफ ब्रिक टू बी ए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। और ये आप मेंशन कर सकते हो, और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो सही हो। ठीक है। तो नेक्स्ट है साउथ एशियन कॉन्स्टिट्यूट वन जियो पोलिटिकल स्पेस येट स्टैंड फॉर डाइवर्सिटी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखो ये सारा टुगेदरनेस ऑफ कंट्री, जो साउथ एशियन कंट्रीज है वो टुगेदर है, एक तरह से जोग्राफिकली कनेक्टेड ईच अदर है। दूसरी बात है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली लिंक्ड है। तो ये 2 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसके आंसर के लिए। नेक्स्ट है वाई, ये 2 पॉइंट है, ये और ये। नेक्स्ट है वाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 इन इंडिया कंसिडर हिस्टोरिकल, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद आपका कांग्रेस स्प्लिट हो गया था, 2 पार्ट में बट गया था, कांग्रेस और कांग्रेस आर। दूसरा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को कांग्रेस से ऑफिशियली निकाल दिया गया था, और जो इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई थी। ठीक है। और भी कुछ पॉइंट है जो कि आप लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद नेक्स्ट है कि हु अपोज कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एंड वाई। सो दीनदयाल उपाध्याय ने इसको अपोज किया था, क्योंकि बिकॉज इट कंसिडर द नीड फॉर ह्यूमन बॉडी माइंड सो मटेरियलिस्टिक। क्यों क्या था ना कि इंडिविजुअल
कैपिटलिज्म, और कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म जो है ना, इंडिविजुअलिज्म जो है वो ह्यूमन बॉडी और माइंड को एक मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, और इसलिए उन्होंने अपोज किया था। उनका मानना था कि अगर हमें ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट करना है तो हमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना चाहिए, तब जाकर ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई उन्होंने कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म को अपोज किया था, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक इन नेचर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ चौबुर्ज राजनीति। ये राम मनोहर लोहिया ने दिया था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसमें देखो उन्होंने इनके लिए पॉलिटिक्स का 4 पिलर था, एक सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट और विलेज। ठीक है, ये 4 पॉइंट है जो कि हमें लिखना है। और ये बोलते थे कि चारों लिंक टुगेदर है, और देन ओनली पॉलिटिक्स कैन टेक प्लेस इन ए बेटर वे व्हेन ऑल दीज आर लिंक्ड फ्रॉम सेंटर टू विलेज लेवल तक। अगर लिंक है तभी जाके एक पॉलिटिक्स प्रॉपर में हो पाएगा। तो ये इनका राम मनोहर का लोहिया था, ये आपको मेंशन करना है इस आंसर में। नेक्स्ट है बी सेक्शन, एक्सप्लेन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट आर स्टिल ए की प्लेयर इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स। देखो यहाँ पे 2 पार्ट है क्वेश्चन का, एक तो चाइना है और दूसरा यूएसए है, दोनों के बारे में हमें लिखना है 2-2 पॉइंट, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन है। एक तो आपको इंडिया चाइना जो है, आपको पता है कि अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होने लगा था 1990s के बाद, क्योंकि दोनों ट्रेड को पॉइंट ऑफ व्यू से अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट को इग्नोर कर रहे थे इसकी वजह से। बट पाकिस्तान आने की वजह से, पाकिस्तान और चाइना के बीच में क्लोजनेस बढ़ने की वजह से इंडिया और चाइना के बीच में कुछ रिलेशनशिप में स्ट्रेन आना शुरू हो गया है। मोर ओवर बॉर्डर इशू जो है वो भी एक प्रॉब्लम ऑफ इरिटेंट है इंडिया और चाइना के बीच में। और दूसरी बात है कि दोनों कंट्री जो हैं, देखो द डिमांड फॉर डेवलपमेंट हैज़ ब्रॉट द 2 कंट्री टुगेदर। और आपको पता है कि दोनों कंट्री के बीच में अच्छा ट्रेड है, और क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रेड की वजह से हम दोनों कंट्री को फ़ायदा हो और दोनों कंट्री डेवलप हो। और ये तो हो गया हमारा 2 पॉइंट चाइना को लेके। दूसरा यूएसए को लेके जो पॉइंट है हम उसको मेंशन करते हैं। यूएसए इंडिया और पाकिस्तान के दोनों से अच्छा रिलेशनशिप है, ये भी एक है। और दूसरा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जब से हुआ 1991 से 1988 से पाकिस्तान में और इंडिया में 1991 के बाद, तो यूएस ने दोनों कंट्री के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर रखा है, क्योंकि इंडिया या पाकिस्तान दोनों एक बहुत बड़ा मार्केट है, प्लस पॉपुलेशन बहुत ह्यूज है। तो इसलिए उनके इकोनॉमिक फ़ायदा हो सकता है अगर इन कंट्री से अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। तो ये कारण है कि आपका चाइना और इंडिया जो है की प्लेयर है साउथ एशियन पॉलिटिक्स में। हाईलाइट एनी 4 फैक्टर दैट हैव मेड यूरोपियन यूनियन टू एक्ट एज ए नेशन स्टेट। आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन के अपना फ्लैग है, एंथम है, उसके बाद फाउंडिंग डेट है, उसके बाद करेंसी है। सो ऑल दीज आर नथिंग बट वी कैन थिंक दैट दे आर थिंकिंग ऑफ फॉर्मिंग ए नेशन स्टेट। उसके बाद कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये भी एक पॉइंट है जो कि हम एक्सप्लेन कर सकते हो, ये शो करने के लिए कि नेशन स्टेट है। अटेम्प्ट टू एक्वायर न्यू मेंबर फ्रॉम सोवियत यूनियन, और उसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, नए मतलब जो कंट्री सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस से बाहर निकले हैं 1991 के बाद, उनको भी अपने में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑल दी पॉइंट कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि किस तरह से यूरोपियन यूनियन जो है एक इम्पॉर्टेंट पावर बन के आ रहा है। नेक्स्ट है मैप वर्क है हमारा। देखो मैप में क्या है कि आसान दिया हुआ मैप। ये 4 है कि द स्टेट इन टू विच राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ नेहरू कैबिनेट बिलोंग। तो ये है 1 का। 1 में जो है हमें यहाँ लिखा हुआ है कि सी पंजाब की थी वो, तो पंजाब हमें स्टेट यहाँ लिखना है और सी यहाँ मार्क करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि द स्टेट टू विच फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजलिंगप्पा बिलोंग। तो ये था आपका कर्नाटका के थे, और कर्नाटका में देखो कौन सा है, डी है, तो हम डी मार्क कर देंगे उसमें। और नेक्स्ट है हमारा कर्पूरी ठाकुर के बारे में है कि स्टेट वेयर द कर्पूरी ठाकुर व चीफ मिनिस्टर, तो बिहार के थे, और बिहार में ए है तो ये हम मार्क कर देंगे वहाँ पे, ये ए मार्क किया हुआ है। और फाइनली हमारे पास है स्टेट टू विच पॉलिटिकल पार्टी डीएमके बिलोंग, तमिलनाडु के थे, और ये बी हमें यहाँ पे है तो हम बी लिख देंगे उसमें। ठीक है, इस तरह से हम मैप वर्क कर दिया हमने। नेक्स्ट है ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए है, तो हमें नहीं करना है इसको। सेक्शन सी जो है वो 6 मार्क के क्वेश्चन है, तो कोई भी 2 करना है। एनालाइज द ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। 6 नंबर का क्वेश्चन है, जबकि बहुत कम दिया हुआ है बुक में, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको पता है कि हम
ग्लोबलाइजेशन में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं कमोडिटी के थ्रू, इसको एक्सप्लेन करना है कि कमोडिटी कैन बी सोल्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पीपल कैन मूव एनीवेयर वेयर एवर दे आर गेटिंग बेटर वेजेस, इसको एक्सप्लेन करना है। एंड टेक्नोलॉजी और एफडीआई जो है वो भी मूव कर रहा है अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो तीनों को एक्सप्लेन करके आप 6 नंबर का क्वेश्चन लिख सकते हैं। इवैल्यूएट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन। देखो, एक तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट के पास अच्छा टेक्नोलॉजी होने की वजह से अब बेटर वे में एडमिनिस्ट्रेट कर पा रहा है। अब इस जो गुड्स का फ्लो का स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है टेक्नोलॉजी आने की वजह से। अब हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज बेटर टेक्नोलॉजी वी हैव। हम वी कैन कम्युनिकेट between the countries of the world, and thereby we can find out market, we can find out raw material and many other things through communication, because we have better communication now. And again we have I mean to market anywhere, so we can reach anywhere in the world, either through communication or through transport that we have developed because of technology. So technology has helped to boost globalization, और हो भी रहा है। लास्ट क्वेश्चन है 3 फैक्टर दैट लेड टू मल्टी पार्टी अलायंसेस। एक तो क्यों 1989 के बाद एक कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं बना पड़ा था। एक तो वीकनिंग, कांग्रेस जो है वीक होना लगा था, तो हमें लिखना है कैसे कैसे कांग्रेस वीक होना शुरू हो गया था। 2 नंबर के लिए 1 पॉइंट लिखना है। फिर 2 नंबर के लिए नो पार्टी एबल टू सिक्योर वर्किंग मेजोरिटी, जो एक मेजोरिटी चाहिए सरकार बनाने के लिए कोई भी पार्टी को मिल नहीं रहा था। कांग्रेस तो वीक हो रहा, लेकिन उसकी जगह पे कोई बड़ा पार्टी नहीं बन के उभर के आ रहा था, और लोकल पार्टी आ गए थे जो कि जिनके बीच में सीट्स बट रहे थे, और इसकी वजह से नो पार्टी वाज एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट विथ मेजोरिटी। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी सी दैट मल्टी पार्टी सिस्टम डेवलप इन इंडिया टिल 1989 और 2014 तक। उसके बाद से मोदी और बीजेपी का गवर्नमेंट बनना शुरू हो गया। हाईलाइट एनी 3 फैक्टर दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ भारतीय जनता पार्टी एज ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी। एक तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी 80 में शुरू हुआ था, लेकिन बहुत कम सीट मिलते थे, 2 सीट मिला, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन आज भारतीय जनता बहुत बड़ा पार्टी है और अपने ओन पे गवर्नमेंट बना रखा है, सिर्फ मेजोरिटी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा सीटों से मिला हुआ है। तो एक तो है कि डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद जो था, ये भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके आया था, क्योंकि बहुत सारे जो हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है वो धीरे धीरे आगे आना शुरू हो गया था, उसको प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिए थे, इसलिए दे स्टार्टेड गेटिंग सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ हिंदू इन इंडिया। उसके बाद राइज ऑफ रीजनल पार्टी जो थे, दैट इज ऑल्सो अनदर फैक्टर दैट लेड टू डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस, एंड देन ओनली 1 पार्टी वाज लेफ्ट इन इंडिया, दैट इज बीजेपी। सो एवरीबडी स्टार्टेड सपोर्टिंग देम, एंड ऑल दीज 3 फैक्टर्स कैन लीड टू, और भी कुछ फैक्टर आप ऐड कर सकते हो अपना, जो आपको लगता है कि हाँ वैलिड हो सकता है इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या आपका आंसर किस हिसाब से होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।